तो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए, आज की वीडियो में हम लोग हमारे फार्मा सेक्टर के जो हमारी सीरीज चल रही है, इस क्वार्टर में हमने ऑलरेडी आई थिंक 5 बिजनेस को डिस्कस कर लिया है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी 5 काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस के नेम्स को हमने डिस्कस किया है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। तो उसी वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम लोग अपने 6 बिजनेस मॉडल को यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस पूरे सेक्टर के अंदर। तो बिजनेस का नाम है सेनोरस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। अब इस बिजनेस को हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो अगर आप इस बिजनेस को देखोगे, इनका जो FY 26 रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। रिसेंटली इनका आईपीओ आया था। आईपीओ से उन्होंने पैसे रेस किए हैं, उस पैसे को कई जगह में अपने केपेक्स में डिप्लॉय किया है। इनके नए नए जो A&D प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक्वायर करने के लिए यूज़ किया है, और यहाँ से अपने केपेक्स वगैरह में पैसे को स्पेंड करेंगे। और यहाँ से जो कंपनी का विजन है आने वाले 3 से 5 सालों के बीच में, कंपनी कहता है कि हम लोग लगभग 25 से 30% पे ग्रो करने की बात करते हैं। तो आपको दिख रहा है कि बिजनेस जो है अपनी काफी एक इंटरेस्टिंग जर्नी से गुजर रहा है, नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर कंपनी, बट इस सेक्टर में आप काफी सारी कंपनियों को देखते हो तो आप पाओगे कि सभी कंपनियों के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं यहाँ से काफी इंटरेस्टिंग दिखते हैं। तो उसी चीजों में, ताकि हमारे पास एक 8 से 10 अच्छे नेम्स हो जिनको हम ट्रैक कर सके आने वाले कुछ 2 या 3 सालों में, और देखते हैं बिजनेस कैसे ट्रांजिशन करता है, उस एम से हम लोग इस वीडियो में एक और नए बिजनेस को ऐड कर रहे हैं। तो इस वीडियो को मैं 5 या 6 सेक्शन में डिवाइड करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेनोरस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो है ये कहाँ पे काम करता है, कैसे प्रोडक्ट्स बनाता है, किन ज्योग्राफीज में सर्व करता है, उनके बारे में जानते हैं, इनके केपेक्स वगैरह के बारे में जानते हैं। सिंस जितने भी आप फार्मा कंपनीज को देखते हो ना, ये लोग काफी सारे अपने एक्विजिशंस वगैरह हो गए उन पे फोकस करते हैं, क्योंकि आप देखिए ये लोग आपकी इमर्जिंग मार्केट हो गया, वहाँ पे ये लोग सर्व करते हैं। फिर आपका जो मान लीजिए आपका नॉर्थ अमेरिकन मार्केट है, जो कि एक तरह से रेगुलेटेड मार्केट में आती है, उन सभी ज्योग्राफीज में सर्व करते हैं। फिर इनका धीरे धीरे ये लोग इंडियन मार्केट्स की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि बहुत सारे नए नए डायनामिक्स चेंज होते हैं, कई सारे गवर्नमेंट के अप्रूवल्स होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को जानेंगे, इनके केपेक्स कहाँ कहाँ पे हैं, अपकमिंग केपेक्स किस तरह से चल रहा है, इन चीज़ों को समझते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इनके फाइनेंशियल्स पे, कैश फ्लोज वगैरह पे। फिर कैसे गाइडेंस है, पूरा वैल्यूएशन कैसा है, और ये बिजनेस इनके जो बाकी पीयर्स हैं वहाँ पे कैसे प्लेस होता है, इन सभी चीज़ों को समझने की एक रफ अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिजनेस को समझने से। तो अगर सनराइज फार्मा के बारे में हम लोग बात करें, तो इनकी तो अगर आप इस कंपनी को देखोगे ना, तो कंपनी को अगर आप देखते हो, कंपनी का जो पूरा ज्योग्राफिकल प्रेजेंस है, आप देखेंगे इंडिया से ये शुरू होता है। अब इंडिया में अगर आप देखेंगे, इनकी जो फैक्ट्रीज वगैरह है वो मोस्टली आपकी मान लीजिए गुजरात में है। गुजरात में कहाँ पे, अहमदाबाद के पास चतरल एक जगह है, वहाँ पे फैक्ट्री है इनकी। फिर अगर आप देखेंगे इनकी कई सारी फैक्ट्रीज आप देखोगे, तो यूएस में अटलांटा है, बेसिकली वहाँ पे इनकी फैक्ट्रीज है। अब अटलांटा में फैसिलिटी होने का फायदा क्या होता है, उससे क्या होती है, आपकी जो यूएस मार्केट है वहाँ पे आप एक मान लीजिए ना, जैसे आप होता है आप किसी एक कंट्री में आप वहीं पर रहते हो, तो आप उस मार्केट को अच्छे से समझ पाते हो, वहाँ के ज्योग्राफी में सर्व कर पाते हो। तो ये अपना जो यूएस मार्केट है वहाँ की सब्सिडरी से और वहाँ की जो केपेक्स है उनसे वहाँ पे सर्व करते हैं। भविष्य में इनका अगेन और भी प्लान है कि इनका जो यूएस का केपेक्स वगैरह है उससे अपने नॉर्थ अमेरिकन मार्केट, मतलब जो आपका कैनेडियन मार्केट हो गया, मैक्सिको वगैरह हो गए, फिर आपकी यूएस मार्केट है, इन सभी मार्केट में ये लोग और सर्व करने की बात करते हैं। अब इनके अलावा देखेंगे आप इंडिया में जो इनका पूरा मान लीजिए जो भी इनका ब्रांडेड जेनेटिक्स की तरफ ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडियन मार्केट हो गया, और जो इंडिया के आसपास जितने भी कंट्रीज है जिसको हम लोग सार्क कंट्रीज कहते हैं, जहाँ पे आपकी हमारी नेबरिंग कंट्रीज आती है, जैसे अफगानिस्तान हो गया, मतलब श्रीलंका हो गया, मालदीव्स वगैरह हो गए, नेपाल है, भूटान है, एंड अदर एटसेट्रा कंट्रीज। तो ये सारी कंट्रीज होती हैं। बाकी अगर आप इनका ये मतलब एक और ज्योग्राफी जो होती है, मतलब इमर्जिंग मार्केट कह सकते हो, उसमें कौन सी कंट्रीज आती है, आपकी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज आती है जिसको लैटम कहते हैं, मतलब आप मान लीजिए ब्राजील हो गया, फिर आपका क्यूबा हो गया, अर्जेंटीना हो गया, इस तरह की कंट्रीज आती है। आपकी अफ्रीकन अफ्रीकन कंट्रीज आती है, जो कि आपका पूरा अफ्रीकन और जो आपका मिडिल ईस्ट का पूरा जोग्राफीज होता है उनकी बात कर रहे हैं। फिर आपकी एक होती है CIS होती है, वो क्या होती है, बेसिकली आपकी उज्बेकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, इस तरह की कंट्रीज होती है। फिर आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज होती है, जहाँ पे आपका मान लीजिए पूरा ये होते हैं ना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक एंड ऑल दिस कंट्रीज होते हैं। तो ये सारे ज्योग्राफीज में ये कंपनी सर्व करता है। तो अगर आप इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देखोगे, तो वही अगर अगेन आपका इंडिया में आपकी गुजरात के अंदर है, बाकी यूएस के अंदर है। और ये लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने बैकवर्ड जेनेटिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अगर आपने मेरी एमक्यूर की वीडियो देखी है, वहाँ पे मैंने इन पूरे सेक्टर को काफी डिटेल में समझाया है, कौन सी सेक्टर किस तरह से ग्रो कर रही है, कौन सी मार्केट कहाँ पे काम करती है। वहाँ पे अगर आप इस सेक्टर में, अगर आप इस पूरे नए सेक्टर में आप इंट्रोडक्शन लेना चाहते हो, तो आप मेरी एमक्यूर की वीडियो को देखिए, वहाँ पे काफी डिटेल में उन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है। तो चलिए वापस हम लोग सेनोरिस की तरफ आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बाकी अगर आप इनका पूरा बिजनेस का स्प्लिट देखोगे ना, मतलब कौन सा बिजनेस कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, तो देखिए इतना तो हम समझ सकते हैं, सिंस रेगुलेटेड मार्केट है तो वो एक मान लीजिए एक आपकी डेवलप्ड मार्केट हो गई ना, तो वहाँ पे जो किसी कंपनियों को जो आपको मार्जिन वगैरह मिलते हैं वो आपके मच हायर होते हैं, जब आप उसको एक बाकी मान लीजिए आपका इंडियन मार्केट हो गया या फिर आपके साउथ ईस्ट एशियन मार्केट है, वहाँ से जब आप कंपेयर करोगे ना, तो वहाँ पे आपको मार्जिन ज़्यादा मिलते हैं। और लकीली क्या है, इस कंपनी का अगर आप पूरा रेवेन्यू मिक्स देखोगे, तो आप पाओगे लगभग 64%, मतलब आप मान लीजिए 2/3 ऑफ द पूरा बिजनेस जो है वो आपका रेगुलेटेड
मार्केट से आता है। फिर सेकंड में जो आपकी हाईएस्ट होती है वो आपकी इमर्जिंग मार्केट है, जो आपकी आपकी मान लीजिए आपका अफ्रीकन कंट्रीज हो गया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो गया, आपकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज होगी, वो आपकी इमर्जिंग मार्केट है। वहाँ से लगभग टू थर्ड, मतलब टू थर्ड भी नहीं, मतलब 22% जो रेवेन्यू है वो आपका आता है। और बाकी इनकी अदर्स मार्केट होती है। अदर्स क्या है? अदर्स में मान लीजिए आपकी जो इंडिया की ब्रांडेड जेनेटिक्स मार्केट हो गया ना, जैसे धीरे धीरे मान लीजिए ये लोग इंडिया में क्या कर रहे हैं, अलग अलग जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह है वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे आपका एमक्योर जो है वो भी अपने सेल्स प्रोफेशनल्स को बढ़ा के इंडिया के अलग अलग मान लीजिए हरियाणा में जाने की कोशिश कर रहा है, वेस्ट बंगाल में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ उस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और वहीं पे आप मान लीजिए इनका जो एपीआई वाला बिजनेस है और जो इनका ब्रांडेड जेनेटिक्स वाला बिजनेस है वो आपका मान लीजिए 13% पूरा अदर्स में कंट्रीब्यूट करता है। अब अदर्स में यहाँ पे एक और चीज़ आती है, उसको बेसिकली स्पॉट रेवेन्यू कहते हैं, बट वो मान लीजिए वो उतना फ्लैटिस है तो उसके बारे में ज़्यादा बात करके हमें कुछ मिलने नहीं वाला है। तो नेट नेट अगर आप देखोगे ना, इनका तीन वर्टिकल्स हो गया, आपका रेगुलेटेड मार्केट हो गया, इमर्जिंग मार्केट हो गया और एक अदर्स वाला हो गया। रेगुलेटेड मार्केट जो होता है वहाँ पे आपको जो मार्जिन होते हैं वो आपके बहुत क्रॉस मार्जिन और आपके जो एबिटा मार्जिन होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर आप नेट नेट देखोगे ना, अगर अप्रोक्सीमेट मैं आपको बताऊं तो लगभग मान लीजिए 38 से 42% के बीच में आपको रेगुलेटेड मार्केट में आपके एबिटा मार्जिन मिलते हैं। इमर्जिंग मार्केट जो है वहाँ पे काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं। तो अगर आप कंपनी को देखोगे ना, पहले इनका जो इमर्जिंग मार्केट का पूरा वेंचर था, वहाँ पे ये लोग जो आपके मान लीजिए ये जेनेटिक्स वगैरह होते हैं, मतलब वेरी वेरी लो मार्जिन हाई कंपटीशन वाले जो जेनेटिक्स होते हैं वो बनाते थे। अब अगर आप जितनी भी ये फार्मा कंपनीज को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, इसमें आप एक चीज पाओगे ना कि धीरे धीरे सभी कंपनियां क्या कर रही हैं, अपने जो जेनेटिक्स वाला मार्केट है, मतलब जो आपकी इमर्जिंग मार्केट है, वहाँ पे एक मान लीजिए मोर कॉम्प्लेक्स जेनेटिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मान लीजिए वो ऑन्कोलॉजी के प्रोडक्ट्स बनाएंगे, बीटा लैक्टम के प्रोडक्ट्स बनाएंगे। जैसे मान लीजिए जो हमने अभी रिसेंटली आई थिंक मैंने सेली या और एक और कंपनी के क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स की जो मैंने वीडियो बनाई थी, वहाँ पे मैंने इन चीज़ों को काफ़ी समझाया है। मतलब वहाँ पे मैंने पूरे दिखाए हैं किस तरह के ड्रग्स कैसे काम करते हैं, तो आप उन चीज़ों को वहाँ से भी समझ सकते हो। तो ये मान लीजिए ये लोग वही कर रहे हैं, जो इमर्जिंग मार्केट है वहाँ पे मान लीजिए आपका कुछ दो या सिंगल डिजिट में मार्जिन रहते थे, तो उसको बढ़ा के ये लोग कहते हैं कि आने वाले कुछ समय में आई थिंक FY 27 और 28 के अंदर अंदर ये लोग कहते हैं कि उस पूरे बिजनेस वर्टिकल का, मतलब मान लीजिए उस मार्जिन को बढ़ा के लगभग 18 से 20% पे करने की बात करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, आपने ये देखा कि इनके जो रेगुलेटेड मार्केट वाला वर्टिकल है वहाँ पे भी मार्जिन के इंप्रूव होने के काफी स्कोप है उनकी, और जो ड्राइवर्स है उन चीज़ों पर हम आते हैं। और वैसे ही आप देख रहे हो इमर्जिंग मार्केट जो है वहाँ पे भी कई सारे लीवर्स हैं, कंपनी वहाँ पे कई सारी चीज़ें बदल रही है। और सिमिलरली अगर आप देखोगे ना, जो इनका अदर्स वाला वर्टिकल है वहाँ पे भी ये लोग धीरे धीरे मान लीजिए आपके जेनेरिक्स में भी ब्रांडेड जेनेरिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मान लीजिए आपका ऑन्कोलॉजी हो गया, अच्छी जो मान लीजिए इंजेक्टेबल्स वगैरह हैं उन सभी प्रोडक्ट्स को बनाएंगे। तो और जो इंडिया वाला मार्केट है, सिंस आप मान लीजिए एक बहुत ही लोअर बेस पे आता है ना, तो वो भी एक बहुत रैपिड पेस में ग्रो कर रहा है। तो आपकी जो ये तीनों वर्टिकल्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपको पता है पूरे जेनेरिक्स वगैरह, मतलब जो भी पूरी फार्मा सेक्टर है यहाँ पे आपके जो एफडीए के अप्रूवल्स होते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट की मेडिकल रेगुलेटरी बॉडी होती है उसकी पूरी अप्रूवल काफ़ी नेसेसरी हो जाती है। तो कुछ उस तरह से इनका रेगुलेटेड मार्केट काम करता है। अब ये जो इमर्जिंग मार्केट है, अब कोई भी नई मार्केट में आप जाते हो ना तो आपको वहाँ पे एक नया ब्रांड लेके जाना पड़ता है। तो अगर आप इनका यूएस वाला मार्केट देखोगे ना, वहाँ पे इनकी आविस वाली सब्सिडरीज है, उसके वाया क्या करते हैं, जो इनका अटलांटा वाला फैसिलिटी है वहाँ से अपने प्रोडक्ट्स मान लीजिए आपके ये मतलब सॉलिड टेबलेट्स वगैरह हो गए उस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फिर इंजेक्टेबल्स हो गए उन तरह की चीज़ें बनाते हैं। फिर उसको पूरे आपकी यूएस मार्केट हो गया, कनेडियन मार्केट हो गया, वहाँ पे सेल करते हैं। वैसे ही अगर आप इमर्जिंग मार्केट में आओगे तो वहाँ पे जो इनका ब्रांड का नाम है उसका नाम है रेटेंटर्स करके ब्रांड का नाम है। जिसके वजह ये लोग मान लीजिए पूरे आपके जो आपकी मिडल ईस्ट वाली मार्केट होगी, फिर आपकी जो अफ्रीकन मार्केट है वहाँ पे सर्व करेंगे ये लोग। और सिमिलरली हमने एपीआई और आपका ब्रांडेड जेनेरिक्स के बारे में बात कर ली है। एपीआई की जो फैसिलिटी है वो आपकी नरोडा में है। नरोडा नरोडा की जो फैसिलिटी है, ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपना फर्दर केपेक्स कर रहे हैं। केपेक्स किस तरह का कर रहे हैं, यहाँ पे लोग इसको बैकवर्ड इंटीग्रेट करेंगे। तो जैसे आप समझते हो ना कि जैसे मान लीजिए पूरा फार्मा सेक्टर है, यहाँ पे जो एपीआई जो होता है वो आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो दवाई के अंदर जो हमारी पूरी मटेरियल होती है वो आपकी एपीआई होती है। अब एपीआई जो है वो पूरा पूरा आपका मान लीजिए चाइना से डोमिनेट करता है। अब आपको पता है इंडिया और चाइना की राइवलरी है एक तरह से, और मान लीजिए पूरी यूएस चाइना में ट्रेड वॉर चल रही है, यूएस चाइना ने पूरा मैन्युफैक्चरिंग लेके बैठा है। तो उसके कारण क्या होता है, आपकी सप्लाई चेन में इशूज आ जाते हैं। तो आप बाकी कंपनियों को भी देखोगे तो सभी कंपनियों का एक फोकस ये है कि जितना हम अपने सप्लाई चेन को इंडिया के अंदर ही लेके आए तो उससे हमारा जो मान लीजिए आपका जो एपीआई वाला बिजनेस है ना वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो उसी कंटेक्स्ट में मतलब जो सभी सभी कंपनियां अपना बैकवर्ड इंटीग्रेट करके अपनी एपीआई जो फैसिलिटी है उसको पूरा इंडिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आई होप आपको पूरा बिजनेस क्या क्या काम करता है वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे इन लोगों ने पूरी जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में बताया है कि आप देखते हो ना, पूरी जो एक ड्रग को पूरा बनाने का समय होता है वो आपका काफ़ी लंबा समय होता है, बिकॉज आपको बहुत सारे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसको डेवलपमेंट करना पड़ता है, और फिर वो कमर्शियल स्टेज में जाता है जहाँ पे आपकी फाइलिंग वगैरह होती है, अप्रूवल्स वगैरह मिलते हैं, फिर वो लॉन्च होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है और इसको मैंने काफ़ी डिटेल में बाकी वीडियोज़ में भी समझाया है। आप वहाँ से चीज़ों को काफ़ी डिफर कर सकते हो। बाकी स्ट्रेंथ वगैरह के बारे में हमने ऑलरेडी चीज़ों को समझ लिया है। यहाँ पे मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ।
तो देखिए कुछ की इवेंट्स हैं। ऑलरेडी सनोडस फार्मास्यूटिकल्स काफ़ी सारी चीज़ों को हमने समझ लिया है, आविस के बारे में समझ लिया है, रेटेंट्रिस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा। 24 के अंदर इनका लिस्टिंग हो गया, उसके बाद इनका क्या जर्नी रहा है उन चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस कंपनी का एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, अब इनकी जो अपनार की फैसिलिटी है, अब अपनार क्या है, अपनार मान लीजिए एक कंपनी था, उसको इन्होंने लगभग 51% इनका पूरा स्टेक लगभग एक्वायर किया है इन्होंने। अब इस फैसिलिटी से क्या होता है, इस फैसिलिटी से इनको पूरा फायदा मिला है। फायदा कुछ किस तरह से मिला है, मैं आपको अगर इनकी फैसिलिटी दिखाऊं, इन्होंने यहाँ पे शो कर रखा था, लेट मी जस्ट शो यू। सो ये रही इनकी अपना फैसिलिटी। तो अगर आप यहाँ पे कुछ समझ सकते हो, तो ये कहाँ, ये आपका मान लीजिए आपकी अगेन मतलब आपकी कहाँ पे है, अगेन गुजरात के अंदर है ये फैसिलिटी। अब ये क्या, जो फैसिलिटी जो है ना, इसका यूएस एफडीए का अप्रूवल है। कहने का मतलब क्या है, जब आप एक ऐसी कंपनी को एक्वायर करते हो जहाँ पे आपका ऑलरेडी यूएस एफडीए का अप्रूवल है, तो आपको क्या है, यहाँ से यूएस मार्केट में टैप करने के लिए नए अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा क्या है, यहाँ पे आपका जो फैसिलिटी है ना, यहाँ पे इनको ऑलरेडी 5 ANDAs मिले हैं। मतलब क्या होता है, एब्रीविएटेड न्यू ड्रग, एक तरह से मतलब नया ड्रग जो होता है ना उसको कहते हैं। तो वो ड्रग इनको ऑलरेडी मिल गया है, जो कि जिसको यूएस एफडीए का अप्रूवल है। तो क्या होगा भविष्य में, इन ड्रग्स को वो लोग सीधे 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 जाके अपने यूएस मार्केट में उसको लॉन्च कर देंगे। तो उससे क्या होता है, इनको क्विकली वहां पे लॉन्च हो जाएगा। इनका जो मार्केटिंग का खर्चा है, आर एन डी का खर्चा है, वो आपका बच जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे ना, एक और ये लोग चीज़ क्या करना चाह रहे हैं इस अपनार फैसिलिटी से। तो मैंने आपसे ऑलरेडी बात किया इनका जो यूएस में प्लांट है अटलांटा वाला। तो लेट मी जस्ट शो यू ऑल्सो, यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है इनका जो यूएस वाला अटलांटा प्लांट है, और जो अहमदाबाद की छतरल वाली प्लांट है, जिसमें मैंने आपको बताया इनका जो आपका ये एपीआई वाला जो प्लांट है, वो बेसिकली उसमें बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो आप देखोगे अल्टीमेटली एम क्या है इनका, जो अपनार वाला फैसिलिटी है। अब आप देख रहे हो ना कि यूएस मार्केट जो है वो आपकी एक तरह से हाई मार्जिन वाला मार्केट हो गया, रेगुलेटेड मार्केट है। तो ये लोग क्या करना चाहते हैं, जो यूएस मार्केट जो है, वहां पे जो एक लो मार्जिन वाला जो थीम है, उन चीजों को ले आएंगे, अपने अपनार फैसिलिटी में लेके आएंगे। और अपनार फैसिलिटी का अपनार फैसिलिटी में ले आएंगे। और जो यूएस वाला मार्केट है, वहाँ पे जो इनकी अटलांटा वाली जो पूरी इनकी केपेक्स है, वहाँ से जो सीडीएमओ और सीएमओ वाला बिजनेस है, मतलब जो आपके हाई मार्जिन वाला बिजनेस हो गया, आपके एएनडी फैसिलिटीज वाला बिजनेस है, उन सभी चीज़ों की तरफ ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, इनका जो कैपेसिटी है उसका बेटर यूटिलाइजेशन, मतलब और बेटर मार्जिन प्रोडक्ट की तरफ उसको एक तरह से स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनका पूरा अपनार वाला का केस हो गया। इसी में आपको मुझे एक और चीज़ बताना है। तो अगर हम लोग बैक टू द इन चले, तो यहाँ पे आप पाओगे, यहाँ पे हमने एक और चीज़ की बात की थी। यहाँ पे एक और वर्ड लिखा हुआ है, जोराया लिखा हुआ है। अब ये जोराया क्या है, तो देखिए जैसे कि हमने बात की ऑलरेडी कि कोई कंपनी है, उसको एक नए ज्योग्राफी में जाना है, तो वहाँ पे उसको एक ब्रांड की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर आप देख रहे हो ना, जैसे आपकी ये इमर्जिंग इकोनॉमीज की जो हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे रेटेंट्रिस इनका ब्रांड है। तो वैसे ही जब आप इनका यूएस मार्केट जाओगे, तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक जोराया नाम की एक कंपनी को एक्वायर किया है। उसका उसमें जाने से पहले वन मोर थिंग, इनका जो अपनार वाला फैसिलिटी है, उसका 51% आई थिंक इन्होंने 75% इन्होंने स्टेक ऑलरेडी एक्वायर कर लिया है। और बाकी 25% स्टेक आई थिंक वो एक्वायर हो गया है, या फिर आने वाले क्वार्टर्स में हो जाएगा। तो चलिए वापस आते हैं हम लोग जोराया की तरफ। तो जोराया में अगर आप देखोगे ना, बेसिकली इसका एम क्या है। तो अब देखिए, आप एक नए ज्योग्राफी में काम करते हो, तो क्या होता है, एक तो वहाँ पे मान लीजिए प्राइवेट मार्केट होगी, और एक मान लीजिए गवर्नमेंट के टेंडर्स वगैरह होते हैं। कहने का मतलब क्या, आप देख रहे हो ना कि पूरी जो मेडिकल साइंस है, मतलब या फिर जो पूरी फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, यहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा होता है। बिकॉज जो कस्टमर है, मतलब कस्टमर मतलब जो सिटीजन्स है, उनकी हेल्थ काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपकी जो यूएस मान लीजिए नेवी है, या फिर मान लीजिए उनके जितने भी इंप्लॉयज वगैरह होंगे गवर्नमेंट के, तो उनको टैप करने के लिए इनका जो जोराया वाला एक तरह से मान लीजिए ब्रांडिंग आर्म मान लीजिए, मार्केटिंग आर्म मान लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन आर्म मान लीजिए। तो उस तरह की चीज़ है। तो इन्होंने जोराया को एक्वायर किया है। उसके बाद ये लोग मान लीजिए पूरे जो यूएस की आर्मी नेवी इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं, उनके जो टेंडर्स वगैरह आएंगे, उसमें ये लोग क्विकली वहाँ पे जाकर टैप इन करने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से वहाँ पे ये लोग पूरा बढ़ाने की बात करते हैं। और इसी तरह से ये लोग जो पूरा यूएस मार्केट है ना, यहाँ पे आने वाले कुछ सालों में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल देखते हैं। कुछ आई थिंक 2000 से लेकर 2500 करोड़ के बीच में देखते हैं। तो ये चीज़ होगी। इसी में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2026 में इन्होंने लिखा है कि ज्वाइंट वेंचर इन द यूएस। इसको अमर्सियन करके एक और इनका मान लीजिए एक आर्म है, उसके बाद भी ये लोग गवर्नमेंट जेनेटिक्स वगैरह हो गए, उसकी तरफ जाने की बात करते हैं। तो ये आई होप आपको पूरा इनका क्या सब्सिडरीज वगैरह है, कैसे ये लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे मैं आपको एक पूरा जो वर्टिकल है, दोनों के बीच में स्प्लिट दिखाना चाहता हूँ। अब रेगुलेटेड मार्केट में हम लोग वापस आते हैं, जो कि इनका लार्जेस्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, कम से कम मान लीजिए 60-70% के बीच में कंट्रीब्यूट करता है। वहाँ पे अगर आप जाओगे ना, तो दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक आप मान लीजिए आपका मार्केटेड मार्केटेड प्रोडक्ट्स है, एक आपका सीडीएमओ सीएमओ प्रोडक्ट्स है। इसको अगर आपको और समझना है ना, आप मेरा इजीली आप मेरा क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स का वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं वापस आता हूँ। अब इसमें क्या है, अब देखिए मैं यहाँ पे क्या होता है ना, आपका एक मार्केटेड प्रोडक्ट है। ये क्या है, ये बेसिकली मान लीजिए अल्टीमेटली सारी सारी प्रोडक्ट जो है वो आपकी अगेन जेनेटिक्स वाली ही है। अब उस जेनेटिक्स में भी क्या है ना, आप मान लीजिए हाई कॉम्पिटिटिव मतलब बेटर प्रोडक्ट्स बनाओ। जैसे आपका अगर आपने एमक्यूर की वीडियो देखी है, वहाँ पे मैंने वो चिराल मॉलिक्यूल्स हो गया, उन चीज़ों की बात की है। तो वो क्या होता है, उन प्रोडक्ट्स के अंदर भी आपका एक बेटर मार्जिन प्रोडक्ट्स होता है। तो अगर मैं वापस मार्केटेड प्रोडक्ट्स में आऊँ, तो यहाँ पे क्या है, इनका जो ANDA है, मतलब एंडास कहते हैं उसको, एब्रीवेटेड न्यू ड्रग्स वगैरह जो है। तो क्या होता है यहाँ पे जो पूरा R&D है, उसका R&D एक तरह से मान लीजिए आपका
जो आपका सेनोरस फार्मास्यूटिकल्स है उसने आर&डी उसको पूरा किया हुआ है। तो क्या होता है, और उसके बाद वो लोग जाते हैं यूएस में अप्लाई करते हैं उस चीज़ के लिए। और उसमें क्या होता है, आपको इन लाइसेंसिंग फीस मिलता है। इन लाइसेंसिंग फीस क्या है, कहने का मतलब आप समझ लीजिए, आपकी जो ड्रग है वहाँ की जो कोई डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है वो उसको यूज़ करेगा, तो उसके लिए इस कंपनी को, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को, उसको एक तरह से लाइसेंसिंग फीस मिलेगा। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है, एक तरह से मान लीजिए पूरा कॉस्ट, मतलब कितने रुपए में आपने बेचा, उस चीज़ को कहते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है, आप मान लीजिए आपका एक प्रोडक्ट है, आपने उसका पूरा आर&डी वगैरह किया है, तो उस जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो तो एक तरह से आपकी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज बन जाती है ना। ये कुछ वैसा है, आप समझिए। जैसे अगर आप देखते हो ना, जैसे इल लिली का जो भी ये सब, मतलब मान लीजिए आपके, या फिर सेमाग्लूटाइड है, इन सभी के ड्रग्स हैं, या फिर वीगोवे का जो वो आपका एक और ड्रग है, ट्रिजाबाटाइड करके ड्रग है, फिर आपका जो भी ये ड्रग्स वगैरह है, तो आप देखते हो इन सभी ड्रग्स में क्या होता है, आपने इनोवेट किया है तो आपको वहाँ पे रॉयल्टीज मिलती है। तो वही आप थीम को यहाँ पे ला सकते हो। तो एक तरह से जेनरिक्स के केस में भी जो कंपनियों ने उसको बनाया है, तो उनको उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कारण आपको कुछ रेवेन्यू शेयरिंग कह लीजिए, या फिर रॉयल्टी मिलता है, तो उसको आप लोग प्रॉफिट शेयरिंग कह देते हो। तो ये आप पूरा अल्टीमेटली कहना मैं ये चाहता हूँ कि इनका जो मार्केटेड प्रोडक्ट्स है, जहाँ पे ये लोग अपनी ए ड्रग्स वगैरह को बेचते हैं, तो उसमें वहाँ पे आपको कुछ मान लीजिए 4-5% के मार्जिन आपको रिलेटिवली हायर मिलते हैं। वेन यू आर कंपेयरिंग इट विद योर सीडीएमओ सीएमओ बिजनेस, तो उस कंपनियां पूरा सीडीएमओ पे क्यों नहीं शिफ्ट हो जाता है। अब ये क्वेश्चन आपके अंदर आना चाहिए, तो उसको समझते हैं। तो देखिए, आपने ये देखा कि मार्केटेड प्रोडक्ट्स जो है वो आपको ऑल दो हाई मार्जिन प्रोडक्ट होता है, बट आपको यहाँ पे अपनी जो पूरी प्रोडक्ट है ना, उसको बनाने के लिए समय लगता है। मान लीजिए आपका जो भी, मतलब 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, जो भी रहेगा, जितना भी गवर्नमेंट की टाइम लगता है, तो उसमें आपको काफी समय लगता है। बट वही जो सीडीएमओ होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक आप ये समझ लीजिए, अगर आपको और समझना, आप मेरी बाकी वीडियोस से भी समझ सकते हो। तो अल्टीमेटली क्या है ना, यहाँ पे जब सीडीएमओ होता है, आप एक तरह से मान लीजिए आप एक कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर की तरह से काम करते हो ना। जो आपका थर्ड पार्टी है, मतलब जो दूसरा ड्रग मैन्युफैक्चरर है, जो इनोवेटर है, उसके लिए आप पूरा आर&डी वगैरह कर देते हो, जो भी सारी चीज़ें करते हो। तो उसमें क्या आपको अगेन वही टेक डेवलपमेंट कॉस्ट मिलता है, मतलब जो भी आपकी वो बैच प्रोडक्शन की पहले जो भी आपने थोड़े थोड़े प्रोड्यूस किया, आर&डी वगैरह किए, वहाँ से आपको पूरा पैसे वगैरह मिलते हैं। तो पॉइंट मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सीडीएमओ वाला वर्टिकल है ना, यहाँ से इनको क्विक क्विक एक्सेस टू द न्यू जोग्राफीज मिल जाता है। कहने का मतलब क्या है, इनको पूरी जाके मान लीजिए पूरी ए&डी है, उनको पूरी लॉन्च नहीं करनी पड़ती है, तो यहाँ पे इनको बहुत तेजी से वहाँ पे अप्रूवल्स वगैरह मिलते हैं। तो ये इनका पूरा सीडीएमओ वाला वर्टिकल हो गया। तो ये जो सीडीएमओ है और जो मार्केटेड प्रोडक्ट्स है, इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर यही यही है बेसिकली। और यहीं पे ये लोग बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वैसे ही चलिए, हम लोग ऑलरेडी, हाँ, इमर्जिंग मार्केट के बारे में हमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग जो जोग्राफीज में ये लोग काम करते हैं। सीआईएस मतलब होता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये अगेन आपकी जो रसिया और जो चाइना और अफगानिस्तान के ऊपर की जो पूरी जोग्राफीज है उनके बारे में बात कर रहे हैं। बाकी कंपनियों, बाकी सेक्टर्स को हमने ऑलरेडी, बाकी चीज़ों को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ तक अभी तक वीडियो के डिस्कशन से हमें ऑलरेडी इस कंपनी का जो पूरा थीम है, मतलब ये लोग क्या क्या करना चाह रहे हैं, इन सभी चीज़ों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इनकी केपेक्स वगैरह के बारे में आप कुछ चीज़ें देख सकते हो। तो चलिए, यहीं पे मैं आपको कुछ और केपेक्स वगैरह में ये लोग क्या क्या करना चाहते हैं उसको बताता हूँ। तो देखिए, FY 26 के अंदर अगर आप देखोगे ना इस कंपनी को, तो इनका अगर आप देखोगे, इनका पहले का प्लान था कि कुछ मान लीजिए कुछ आई थिंक 150-200 करोड़ करने का, केपेक्स करने का प्लान था। इन्होंने लगभग कुछ मान लीजिए 100-150 करोड़ के बीच में पूरा इन्होंने केपेक्स किया है। अब केपेक्स कहाँ पे किया है, तो देखिए, अब एक जैसे आप एक फार्मा कंपनी को देखते हो, तो यहाँ पे केपेक्स क्या क्या हो सकता है। जैसे हम वो देखते हैं ना, मतलब V2 डिटेल है, अपना स्टोर्स खोलने में केपेक्स करता है। आपके बीकाजी भुजिया है, वो अपना मान लीजिए पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेट करके वो मैदा, मतलब बाकी चीज़ें जो है उसकी फैसिलिटीज वगैरह बनाता है। तो फार्मा कंपनी किस तरह का आपका केपेक्स करेगा। तो यहाँ पे इनका केपेक्स होता है, एक मान लीजिए आपको कुछ एक्वायर करना है, तो ये जैसे अपनार की फैसिलिटी है। अगर मैं आपको इनका आईपीओ प्रोसीड से दिखाऊं तो आपको काफी अच्छा से समझ में आएगा। तो लेट मी जस्ट शो यू। तो अगर आप देखेंगे, इनका जो पूरा केपेक्स हुआ है, एक इनका आईपीओ का जो पूरा पैसा आया है, तो यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा था। सो लेट्स मूव ऑन टू देयर। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इनका इन्होंने पूरे आईपीओ से लगभग 500 करोड़ रुपए रेज किए थे। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि फंडिंग, इनऑर्गेनिक ग्रोथ और थ्रू एक्विजिशंस। अब यहाँ पे ये लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये लोग जो पूरा अपनार वाली फैसिलिटी है ना उसकी बात कर रहे हैं। तो इनका जो केपेक्स लगता है आपका, एक तो एक्विजिशंस वगैरह पे लगता है। तो जैसे इन्होंने अपनार वाली को अक्वायर किया है, तो उसी कारण आप थोड़ा सा देखोगे, इनका जो वर्किंग कैपिटल है कुछ आई थिंक 187 डेज का हो गया है, तो वो भी एक पॉइंट है। बट अगेन, तो इनका जो केपेक्स लगता है, एक आपका फैसिलिटीज को एक्वायर करने में लगता है, सब्सिडरीज वगैरह आप बनाते हो तो वहाँ पे आपका कुछ केपेक्स लग जाएगा। फिर एक आपका कुछ ए&डी एंडा एक्वायर करना पड़ता है। अब ये एंडा एक्वायर कैसे करते हैं, तो देखिए, बोथ आपका जो आपका ये मान लीजिए मार्केटेड प्रोडक्ट्स, तो मान लीजिए एग्जांपल के लिए लेता हूँ, चलिए सिप्ला ने, या फिर आपकी ये आपका वो खार्ट्स फार्मा है, या फिर जो आपकी मान लीजिए डॉक्टर रेड्डीज है, इन्होंने कोई जेनेरिक प्रोडक्ट बनाया। तो ये चाहता है, मान लीजिए आपका सनराइज फार्मास्यूटिकल्स हो गया, या फिर जो एमक्योर हो गया, या फिर जो बाकी जिस तरह की कंपनियां, ये सभी जाएंगे उनके पास। ये उनको अपफ्रंट पैसे देंगे और वो एंडा जो प्रोडक्ट है उसको एक्वायर कर लेंगे। और इस प्रोडक्ट को एक्वायर करेंगे और इसका पूरा मार्केटिंग है यहाँ से, वो आपका पूरा पूरी मान लीजिए सनराइज जो कंपनी है इसके पास आ जाएगा। तो एक पूरा केपेक्स इनको एंडा एक्वायर करने में लगता है। तो अगर आप FY 26 देखोगे देखोगे तो यहाँ पे इनका जो केपेक्स है आई थिंक कुछ 50-70 करोड़ रुपए होंगे, वो इनका एंडा एक्वायर करने में लगा है। तो ये तो इनका FY 26 का पूरा केपेक्स वगैरह के बारे में हो गया। अब अगर आप इनका यहाँ से FY 27 देखते हो ना,
तो यहाँ पे किस तरह के ये लोग अपना केपेक्स करने की बात करते हैं। तो हमने ऑलरेडी बात किया है, इनका जो यूएस का फैसिलिटी है, जो आपका अटलांटा वाला फैसिलिटी है, वहाँ पे ये लोग आपका सॉलिड इंजेक्टेबल्स है उसको बढ़ाने की बात करते हैं। फिर वहीं पे अगर आप देखोगे और भी अलग अलग तरह के केपेक्स कर रहे हैं, आई थिंक कुछ ड्रग्स वगैरह बनाएंगे, तो वहाँ पे उनका केपेक्स होने वाला है। फिर इनका जो चतराल वाली प्लांट है, हमने दिखाया आपको ऑलरेडी, गुजरात में जो इनकी प्लांट है, वहाँ पे एपीआईज वगैरह है कुछ, आई थिंक उसका 15-20 मेट्रिक टन पर एनम एनम होगा, उसको बढ़ाए कुछ 150-160 करने की बात करते हैं। उससे आपका बैकवर्ड इंटीग्रेट होगा, मार्जिन में आपको इंप्रूवमेंट मिलेंगे। और जो इंडिया वाली ज्योग्राफी है आपकी, जो पूरी ब्रांडेड जेनेटिक्स वगैरह है, उसमें आपको काफी हेल्प मिलने वाला है। तो एक इनका पूरा केपेक्स उस तरह से आएगा। बाकी मैंने कुछ और केपेक्स के पॉइंट लिख के रखे थे, तो लेट मी जस्ट थिंक। तो इस तरह से ये लोग केपेक्स वगैरह कर रहे हैं, हाँ। तो बाकी केपेक्स हम लोग देखे, और इसी तरह केपेक्स इनका बाकी मीडियम टर्म आउटलुक में कुछ और इनके अपनार की फैसिलिटी है, उसको बढ़ाने की बात करते हैं। तो ये इनका पूरा केपेक्स वगैरह के बारे में हो गया। अब इस केपेक्स का फंडिंग कैसे आएगा, इनका पूरा डेप्थ वगैरह है उसमें कैसे दिक्कत होगी। तो कंपनी को अगर आप देखते हो ना, तो कंपनी के जैसे हमने ऑलरेडी मार्जिन के कुछ लीवर्स के बारे में ऑलरेडी बात किया है, कुछ पर मैं बात करता हूँ अभी आपसे। तो आप ये देख रहे हो कि बिजनेस जो है ना, धीरे धीरे अपना कैश जनरेटिंग इंजन की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें। आप देख रहे हो इनका जो रेगुलेटेड मार्केट है, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। और जो इनका इमर्जिंग मार्केट है, वो अभी क्या है, रिसेंटली कैश फ्लो पॉजिटिव हो गया है। वहाँ पे भी जो आपका जो भी इनका शिफ्ट है, मतलब लोअर मार्जिन प्रोडक्ट से वो शिफ्ट होकर आपका ब्रांडेड जेनेटिक्स हो गया, मतलब हाई मार्जिन जेनेटिक्स की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो वहाँ पे भी आपके मार्जिन इंप्रूव होने के स्कोप है। तो वहाँ से आपको दिखता है कि वहाँ पे भी आपका जो कैश फ्लो है वो आपका बढ़ रहा है। और सिमिलरली जो इंडिया वाला बिजनेस है, वो भी आपका मान लीजिए एक लोअर बेस पे आता है, तो उस कारण वो भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो आपके दोनों तीनों वर्टिकल से आपको दिखता है इनका जो कैश फ्लो है वो आपका इंप्रूव हो रहा है। तो उस कारण आपको दिखता है कि भविष्य में इनको जो केपेक्स करना है, एक तो इनके पास जो आईपीओ प्रोसीड्स है, वहां पे ही आप मान देख सकते हो कि लगभग कुछ आई थिंक 50 करोड़ रुपए जो है वो आपको बचे हुए हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इनके पास कुछ इनके आईपीओ का पैसा है। मतलब अगर आप देखते हो ना, तो उन्होंने लगभग मान लीजिए 400 करोड़ रुपए ऑलरेडी यूज कर लिया है, और 500 में से 400 गया, आपके पास लगभग 100 करोड़ रुपए बचे हैं। तो 100 करोड़ का जो केपेक्स है वो आपको आईपीओ से आ जाएगा। बाकी जो बचा केपेक्स वो आपको आपको मान लीजिए आपके जो कैश फ्लोज है उससे आने का दिखता है, क्योंकि कंपनी कहता है कि FY 2026-7 के अंदर भी हम लोग अपना फ्री कैश फ्लो जनरेट करने लग जाएंगे। तो वहां से भी आपको दिखता है कि कंपनी का जो फंडिंग रिक्वायरमेंट है आने वाले कुछ समय में, कंपनी को फर्दर इक्विटी डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपको आई होप इनका जो केपेक्स वगैरह है, कंपनी का बिजनेस कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें अभी तक हमको समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम लोग इनकी हमारी अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक क्लियर है, तो अब हम लोग इनके फिनेंशियल नंबर्स वगैरह हो गए और गाइडेंस क्या है उन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगर वापस चलते हैं इनके नंबर्स वगैरह के बारे में, उन चीज़ों पे आता हूँ मैं, बट उससे पहले आपको कुछ दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। तो हमने जोराया फार्मास्यूटिकल्स ऑलरेडी बात कर लिया है, अपनार की भी बात कर ली है, और बाकी आप पॉइंट्स को यहाँ पे पॉज करिए और रीड कीजिए, आप आराम से कनेक्ट कर पाओगे। तो चलिए, अब यहाँ पे एक कंपनी है ना, एक कोई भी फार्मा कंपनी है, उसका अगर आपको फ्यूचर ग्रोथ देखना है, तो आपको देखना पड़ेगा उसके लिए कितने इनके एंडा प्रोडक्ट्स हैं, कितना उसका कॉमर्शलाइज हो गया है, और कितना भविष्य में आने वाला है। तो अगर आप इस कंपनी को देखते हो ना, तो आप देखिए Q4 से एक साल के अंदर अंदर इनका जो अप्रूव्ड अंडा है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। सिमिलरली अगर आपका कमर्शियल, जो मतलब बेसिकली अप्रूव्ड अंडा मतलब क्या है, इनके प्रोडक्ट्स अप्रूव हो गए हैं, बट अभी तक वो कमर्शियल प्रोडक्शन हुआ नहीं है। अब कमर्शियल प्रोडक्शन क्या है, जिसको ये लोग बेच रहे हैं अल्टीमेटली, तो उसको भी देखोगे तो ऑलरेडी डबल हो चुका है। तो आपको दिख रहा है कि कंपनी की जो पाइपलाइन है वो काफी अच्छी है। और ऑलरेडी क्या है, इनका जो अपना वाला फैसिलिटी हो गया, वहां से भी लोग अपने अंडा वगैरह को एक्वायर किया है। तो उससे भी वो चीज़ आपको दिख रहा है, कंपनी का मोमेंटम आगे बढ़ा हुआ है। अब देखिए, एक होता है ANDA, एक होता है आपका प्रोडक्ट्स। अब ये क्या होती है, एक मान लीजिए आपका एक ड्रग है, मान लीजिए आपका एग्जांपल के लेते हैं, तो पैरासीटामोल है। अब पैरासीटामोल मान लीजिए एक एंडा है, ठीक है। अब उसको आप अलग अलग दवाइयों में अलग अलग स्ट्रेंथ में, मान लीजिए 500 mg का हो गया, कुछ आपका 100 mg का हो गया, अलग अलग स्ट्रेंथ में आप यूज करते हो। तो क्या होता है, जो एंडा प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो बेसिकली क्या है, उस दवाई की स्ट्रेंथ को बताता है। तो एक एक एंडा प्रोडक्ट जो है वो आपका मल्टीपल 6-7 स्ट्रेंथ वगैरह में काम करता है। तो ये चीज़ है। अब तो यहाँ से आप इस कंपनी का जो अल्टीमेटली फ्यूचर का जो विजन है, जब आप आने वाले क्वार्टर में इसको ट्रैक करोगे, तो आपको ये देखना है कि कंपनी का कंटिन्यूअसली क्या न्यू एंडा प्रोडक्ट्स है उसको ये लोग एक्वायर करते हैं, या उसको नया अपना R&D से बनाते हैं, या फिर नए एंडा प्रोडक्ट्स जो है सिर्फ एक्वायर करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां से उसका जो कमर्शियल प्रोडक्शन है क्या वो भी बनता है या नहीं बनता है। तो वो चीज़ आपको पूरा बिजनेस का यहाँ से जो ग्रोथ मोमेंटम है उसको बताएगा। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको ट्रैक करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग, और सिमिलरली ये जो मैंने आपको बताया, ये आपका रेगुलेटेड मार्केट में जो इनका खुद का प्रोडक्ट है उसकी बात कर रहा हूँ। तो सिमिलरली जो इनका CDMO वर्टिकल है, वहाँ जिसके वजह ये लोग थर्ड पार्टी के लिए काम करता है, तो वो भी वर्टिकल में आप देख रहे हो इनका जो एंडा प्रोडक्ट्स है, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी पाइपलाइन है इनकी। तो चलिए, इन सभी चीज़ों को समझने के बाद अब हम लोग इनके नंबर्स वगैरह पे आते हैं। नंबर्स ऑलरेडी आपने देख लिया है, FY 2026 के अंदर लगभग 62% पे ग्रो किया है। EBITDA में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट, ऑलमोस्ट डबल हो गया, और पैट भी उसी कारण डबल हो रहा है, बिकॉज आपको मार्जिन एक्सपांसन मिल रहा है। सिमिलरली अगर आप देखोगे, और आपके ग्रॉस मार्जिन, EBITDA मार्जिन सभी कुछ आपके बढ़े हुए हैं। ऑलमोस्ट 29-30% पे इनका पूरा EBITDA मार्जिन FY 2026 में एंड हुआ है। ऑलमोस्ट 500 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का इनका पूरा EBITDA मार्जिन में एक्सपांसन है। तो सिमिलरली अगर आप देखोगे, रेगुलेटेड मार्केट जो है वो लगभग 83% पे ग्रो किया है। तो आपको दिख रहा है कि कितना कितना रैपिड पेस में वहाँ पे ग्रोथ आ रहा है। और जो इमर्जिंग मार्केट है वो भी धीरे धीरे मोमेंटम काफी वो पिकअप कर रहा है, तो वहाँ पे भी ग्रोथ है। और जो ब्रांडेड जेनेरिक्स है, कहने का मतलब क्या है, जो इंडियन मार्केट हो गया, और बाकी जो सार्क कंट्रीज हैं जहाँ पे आप इसको ब्रांड, आपकी जो अदर्स वाली सेगमेंट है, उसको भी आप एक तरह से जोड़ सकते हो। तो उन दोनों वर्टिकल्स में आप देखोगे ना, लगभग मान लीजिए काफी मल्टीफोल्ड मल्टीफोल्ड आपको ग्रोथ दिख रहा है। तो ये इनका पूरा मान लीजिए आपको इनका रेवेन्यू वगैरह के बारे में हो गया।
बाकी पॉइंट्स हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। तो लेट्स सी कि बाकी कुछ और अब गाइड, अब चलिए हम लोग कुछ गाइडेंस वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, हमने ऑलरेडी देखा कि कंपनी ऑलरेडी FY 26 में काफ़ी अच्छा ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू किया है। तो कंपनी अपना यहाँ से फर्दर क्या ट्रैजेक्टरी देता है आने वाले सालों के अंदर। तो कंपनी यहाँ से जो बोलता है ना आपका FY 27 के अंदर, लोग ये कहते हैं कि लगभग हम लोग यहाँ से 25 था, या हाँ नो सॉरी, लगभग ये लोग 30 से 40% पे ग्रो करने की बात करते हैं FY 27 के अंदर। तो मोटा मोटी आप समझ सकते हो लगभग ये लोग 35% पे गाइडेंस दिए हैं FY 27 में ग्रो करने के लिए। पैट का जो गाइडेंस है लगभग 50 से 60% कहते हैं। अब वहीं जो इनका मार्जिन का गाइडेंस है ना, वो लोग ये लोग कहते हैं कि लगभग 29 से 30% के बीच में रहेंगे। और आपने ऑलरेडी देखा, हमने अभी फिनेंशियल नंबर्स में देखा, इनका जो मार्जिन FY 26 में एंड हुआ है वही ऑलमोस्ट 30% पे एंड हुआ है। तो कंपनी ने क्या कहा है, कंपनी ने ये कहा है कि हमका जो हमारा हमारा जो टॉप लाइन है वो आपका 30 से 40% पे ग्रो करेगा, बट जो पैट है वो आपका 50 से 60% पे ग्रो करेगा। दैट पैट कैन नॉट ग्रो एट 50 to 60% विदाउट मार्जिन एक्सपांसन, बिकॉज आपका जो पैट ग्रोथ है वो आपका हायर है जब आप उसको टॉप लाइन ग्रोथ से निकालते हो। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो इनका मार्जिन का जो गाइडेंस है वो आपका कम है, बिकॉज कंपनी कहता है FY 26 के अंदर हम लोग अपने जो मार्जिन है उसको 29 से 30% पे रखेंगे, जो कि ऑलरेडी आपका FY 26 में आ गया है। तो क्या कंपनी इस चीज़ को मतलब सिंक में बात करता है? तो ऑफकोर्स कंपनी यही कहता है कि इनका जो नंबर्स है बोथ आपका टॉप लाइन का गाइडेंस और जो आपका मार्जिन का गाइडेंस है वो आपका कंजर्वेटिव है। ऐसा क्यों है? बिकॉज अब देखिए, एक जो पूरी फार्मा सेक्टर है यहाँ पे आप देखते हो ना, यहाँ पे आपके दिक्कतें क्या क्या आ सकती है। एक तो आप मानिए जो भी पूरा जियोपॉलिटिकल इशू चल रहा है अभी, तो शॉर्ट टर्म के लिए जो भी आपका ये ईरान US वाला जो वॉर है वो सब लोग कहते हैं कि खत्म हो चुका है, बट अगेन उसको देखते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ती है। तो अब एक दो हफ्ते में और काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। तो पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से कि जो आपके जियोपॉलिटिकल इशूज हैं अभी बहुत सारे दिक्कतें चल रही हैं। एक तो पहला वो पॉइंट हो गया, उसके कारण जो होता है आप देख रहे हो ना, पूरी जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है, जो अभी इंडिया का पूरा केस भी हुआ है आपके मिडिल ईस्ट में। तो आप देख रहे हो कि जो सी फेरर्स है, आपकी जो पूरी लॉजिस्टिक्स है वो आपकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रखी है। दूसरा कारण वो होता है। तीसरा कारण अगर आप देखोगे ना, जो US में इनके FDA अप्रूवल्स आने वाले हैं, जैसे इनकी चतराल वाली जो फैसिलिटी है, आई थिंक नरोदा वाली जो फैसिलिटी है उसमें भी कुछ आपका US का FDA का अप्रूवल आने वाला है। इन चीज़ों में जब डिले होता है तो उसके कारण आप देखते हो ना, कंपनी का अल्टीमेटली क्या है, 2/3 से ज़्यादा रेवेन्यू तो आपका US से आता है ना। तो उन सभी चीज़ों के कारण कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह में डिले हो सकता है, कुछ नई अंडा फैसिलिटी, अंडा जो अप्रूवल्स वगैरह है उसमें आने में देर लग सकती है। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंपनी अपना गाइडेंस कंजर्वेटिव देता है। तो क्या है, जियो पोलिटिकल इशूज काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, तो कंपनी ने वही कहा है कि आने वाले 1 या 2 क्वार्टरों में हम लोग इस पूरे सिचुएशन को इवॉल्व होता हुआ देखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने गाइडेंस को चेंज करेंगे। तो चलिए, वो चेंज करेंगे या नहीं करेंगे वो तो हमें आने वाले क्वार्टर्स में दिखेगा, ऑल्दो काफ़ी ज़्यादा उसको स्कोप है। अब चलिए उस उसके उसके स्कोप क्यों है उसकी तरफ आता हूँ मैं। तो देखिए, अगर आप देखेंगे इनके पास हमने ऑलरेडी दिखाया दिखाया आपको कितने सारे इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी सारे आपको लॉन्च होने वाले हैं। तो एक और चीज़ आप देखते हो ना, इनका अभी इनका जो अपनार वाला फैसिलिटी आया है, तो वो फैसिलिटी जो इनका इन्होंने एक्वायर किया है उसका तो एक तरह से मान लीजिए इनके टॉप इनका जो गाइडेंस है उसमें काफ़ी उसका कंट्रीब्यूशन इन्होंने जोड़ा ही नहीं है। तो अगर मैं उसको जोड़ दूंगा तो उससे आपको दिखता है कंपनी इसके मच हायर वे में भी ग्रो कर सकता है। तो एक तो वो लीवर हो गया। दूसरा क्या है, आप देख रहे हो इनके जो बहुत सारे एंडा के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके एक तरह से मान लीजिए लॉन्च कमर्शियल प्रोडक्ट्स में जाने वाले हैं। तो वहां से भी आपको दिखता है बाकी इनके केपस वगैरह हो रहे हैं। और अब मार्जिन्स के ऊपर आता हूँ, वहां पे क्या क्या लीवर्स है। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए, इनका आपने देखा कि इनका जो इनका अपनार वाला फैसिलिटी है वहां पे आप देख रहे हो, वहां से आपको इनको आर्बिट्राज मिलने वाला है। कहने का मतलब क्या है, लो मार्जिन प्रोडक्ट को आप इंडिया में लेके आओगे, और जो US वाली फैसिलिटी है, अटलांटा वाली फैसिलिटी, वहां पे आप एक बेटर मार्जिन CDMO वाला जो प्रोडक्ट है उसकी तरफ जाओगे, आगे बढ़ोगे। तो वहाँ पे भी आपको मार्जिन इंप्रूव होने का लीवर है। सबसे बड़ा जो लीवर इनका मार्जिन इंप्रूव होने का है ना, वो आपका जो मान लीजिए ये इमर्जिंग मार्केट है, जहाँ पे आप सिंगल डिजिट मार्जिन में काम कर रहे थे, वहाँ पे कंपनी कहता है कि आपका मान लीजिए 18 से 20% के मार्जिन में बढ़ेगा। तो आपको दिखता है ना, ऑन द ब्लेंडेड बेसिस, कंसोल बेसिस पे काफी अच्छा लीवर है कि 30% के मार्जिन को यहाँ से फर्दर क्रॉस कर पाए। तो लेट्स होप कि कितना क्रॉस कर पाते हैं वो भी चीज़ हम लोग को देखना पड़ेगा। बाकी इनको प्राइसिंग पावर मिलता है, ये लोग आपका जो इमर्जिंग मार्केट है, जो पहले मान लीजिए आपके अफ्रीकन मार्केट में ये लोग काम करते थे, वहाँ से ये लोग शिफ्ट होकर आपका हम लैटम आपका मान लीजिए जो CIS की हमने बात की, और जो आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात की, तो वहाँ पे ये लोग जाने की बात करते हैं। तो वहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि वहाँ पे भी मार्जिन इंप्रूव होने के काफी लीवर्स हैं। बाकी डोमेस्टिक मार्केट में हमने बात किया कि वहाँ पे भी बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहा है, और आपके जो ब्रांडेड जेनेरिक्स है, मतलब जेनेरिक्स में आगे के वर्जन में ये लोग आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो वहाँ पे भी काफी अच्छे लीवर्स है। तो मोटा मोटी अगर आप देखोगे ना, इनके जो तीनों वर्टिकल्स हैं बिजनेस के, तीनों वर्टिकल्स काफी फायर कर रहे हैं और काफी अच्छा ग्रोथ मोमेंटम बना हुआ है। अब फाइनली क्या है, अगर आप इस पूरे सेक्टर को देखते हो ना, तो हमने क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स को देखा, सेली को देखा, साई लाइफ को देखा, एमक्योर को देखा, और आपका ये अभी हमने सनरोज को देखा, और आई थिंक एक हमने एक्वोटास को देखा। तो आप पांचों छह बिजनेस में ये देखोगे कि सभी बिजनेस का जो ग्रोथ मोमेंटम है, आई थिंक एक्सेप्ट एमक्योर, सभी आपका 25-30% पे ग्रो करने की बात करता है। सभी के वैल्यूएशंस, कुछ कंपनियों के वैल्यूएशंस आप पाओगे कि कुछ का रिलेटिवली हायर है, जैसे सेली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स है, उसका आई थिंक 60 के ऊपर वैल्यूएशंस होगा। क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स है और जो सनरोज है, ऑल दो इनका रेटिंग हो गया है, बट अगर आप इनका फॉरवर्ड पी यहाँ से निकालना की कोशिश करोगे ना, सिंस 30-40% पे ये लोग ग्रो करने की बात करते हैं, तो आपको फॉरवर्ड पी मिलेगा, मतलब पैक रेशियो भी जो मिलेगा वो आपको आराम से काफी 1 या 1 के अंदर ही मिलने वाला, आप एक्जैक्टली कैलकुलेशन कर सकते हो। और सिमिलरली आप सेली वगैरह को भी देखोगे, सिंस वो लोग काफी समय से आपका
परफॉर्म करते हुए आए हैं, तो उनका मार्जिन रिलेटिवली हायर हो गया, मतलब 60-70 भी हो गया है। बट वहाँ पे भी आप देखते हो कि उनका जो ग्रोथ मोमेंटम है वो काफ़ी बना हुआ है। वो कंपनियां भी आपकी 25-30% पे ग्रो करने का स्कोप रखता है। तो आई होप आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको दिख गए होंगे। तो पूरा अल्टीमेटली थिंक क्या है ना, कि जो पूरा सेक्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में गुजर रहा है। सभी कंपनियां आपका बहुत तेजी से केपेक्स वगैरह कर रहा है। एक चीज़ क्या है ना, जब आप इस पूरे सेक्टर को देखते हो तो यहाँ पे आपको जो वर्किंग कैपिटल है वो आपको कभी कभी बढ़ता हुआ दिख सकता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज आप देखिए यूएस वाली मार्केट है, आप एक वहाँ पे एक तो आपके लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वगैरह होते हैं वो आपके बढ़ जाते हैं, मतलब काफ़ी समय लगता है उसको वहाँ तक पहुँचने में। तो एक तो लॉजिस्टिक्स आपको वहाँ से मिलता है, दूसरा कभी कभी डिले वगैरह हो जाते हैं। तो उन सभी कारण आपको इस पूरे सेक्टर के अंदर जब आप वर्किंग कैपिटल देखोगे ना, तो 150 डेज हो गया, 180 डेज हो गया, उस तरह के दिखते हैं आपको। तो एक वो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है, क्योंकि क्या होता है उससे एक बार अगर मान लीजिए आपका जो इनोवेटर है या फिर जो भी आपकी थर्ड पार्टी मतलब जो गवर्नमेंट है, वहाँ से कोई चीज़ डिले हो गई पैसे आने में, या फिर मान लीजिए इन्वेंट्री का डी स्टॉकिंग होने लग गया, मान लीजिए आपने दवाइयाँ बहुत बना के अपने यूएस वाली फैसिलिटी में भेज दिया, बट वहाँ पे आपकी जो दवाई है उसका ऑफटेक नहीं हो पाया, किसी कारण से डिले हो गया, तो आपका पूरा वैल्यू चेन चोक हो जाएगा ना। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स आपको उसको लेके चलना है इस पूरे सेक्टर के अंदर, काफी इंटरेस्टिंग है। और भी कुछ 4-5 बिजनेस मेरे नाम में ध्यान में है, कुछ को हो सकता है मैं इस क्वार्टर में कवर कर लूंगा, बाकी कुछ को हम लोग आने वाले क्वार्टर मतलब अपकमिंग जो हमारा क्वार्टर की वीडियो सीरीज होगी वहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो ये चीज़ बन चलती रहेगी। तो लेट मी नो योर थॉट्स, कैसा लगा आपको वीडियो? बाकी आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ पॉइंट्स मेरे से छूट गए होंगे, आप उसको कमेंट्स में बताइए, उस पर हम लोग और बातें कर सकते हैं। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।